हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे और क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे। हम लोग डेली बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं और आज के आपके सारे प्रश्न मुगल राजवंश से हैं और प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है लेकिन बहुत ही आसान है। चलिए बच्चा लोग शुरुआत करेंगे आज के प्रश्नों का। और आज आपका पहला प्रश्न ही बहुत ही बढ़िया है, कथन और कारण का है। ध्यान से सुनेंगे। कथन कह रहा है, मुगल गद्दी पर औरंगजेब शाहजहां का उत्तराधिकारी हुआ। कारण, ज्येष्ठ पुत्र के उत्तराधिकार के नियम का पालन किया गया। अब आपके सामने पहला ऑप्शन है, कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन का सही व्याख्या कर रहा है। दूसरा ऑप्शन है, कथन और कारण दोनों सही हैं लेकिन कारण कथन की व्याख्या नहीं कर रहा। तीसरा है, कथन सही है कारण गलत है। चौथा है, कथन गलत है और कारण गलत है सही है। आप सभी को पता है कि कौन सा है जो कि सही हो जाएगा, जो कि आप सभी ने इसको पढ़ रखा है और आपको पता है कि मुगल गद्दी पर औरंगजेब शाहजहां का उत्तराधिकारी हुआ। बिल्कुल, औरंगजेब शाहजहां के पुत्र हैं तो उत्तराधिकारी तो होंगे ही, लेकिन ज्येष्ठ पुत्र के नियम का उत्तराधिकार में पालन किया गया। क्या ये बात सही है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि सबसे बड़े जो थे वो दारा सिकोह थे। दारा सिकोह को गद्दी पे नहीं बैठने दिया औरंगजेब ने, तो निश्चित तौर पे इसका पालन नहीं हुआ। कथन सही है लेकिन कारण सही नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चा लोग, निम्नलिखित में से कौन सा मुगल बादशाह 2 बार राज्याभिषेक करवाया है? कौन से मुगल बादशाह का 2 बार राज्याभिषेक हुआ है? फटाफट बताएंगे। आप सभी को पता है, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। पहले की क्लासेस में पढ़ा चुकी हूँ। आप जब भी आगे क्लासेस करेंगे निश्चित तौर पे 1 2 4 क्वेश्चन आपको रिपीटेड मिलेंगे ही मिलेंगे। अब देखते हैं, गलत नहीं करेंगे क्योंकि ये रिविजन हो गया आपका। तो निश्चित तौर पे आप सभी को पता है, एक तो है औरंगजेब जिन्होंने पहला राज्याभिषेक आगरा में किया था। और आगरा में कब किया था ये भी बताया था मैंने। ये घटना कब की थी? 1600 जो है 58 की घटना थी। दूसरा इन्होंने दिल्ली में किया था और दिल्ली में कब किया था? तो ये आपकी घटना 1659 की थी। याद आया होगा आपको, मैं पढ़ा चुकी हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चा लोग, धर्मत का युद्ध निम्न में से किसके बीच लड़ा गया? पहले है मोहम्मद गौरी और जयचंद, दूसरा है बाबर और अफगान, तीसरा है औरंगजेब और दारा सिकोह, चौथा है अहमद शाह दुर्रानी और मराठा। तो आप सभी को ये रटा हुआ है, पहले ही पढ़ा चुकी हूँ मैं कि औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच कई सारे उत्तराधिकारी युद्ध हुए थे जिसमें से एक आपका धर्मत भी है। अगला क्वेश्चन देखिए, और ये क्वेश्चन तो आज का बहुत ही शानदार प्रश्न है, ये आप सभी को पता होना चाहिए। यहाँ पे बहुत ही फेमस जो है युद्धों को दिया गया है, जिसमें पहला है करनाल का युद्ध, दूसरा है बिलग्राम का युद्ध, तीसरा है धर्मत का युद्ध और चौथा है जजायु का युद्ध। बताएंगे बच्चा लोग कौन सा है जो कि आपका सही क्रम है? और आपके सामने ऑप्शन भी है और ऑप्शन को देखते हुए आपको सही क्रम में लगाना है। और निश्चित तौर पे आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो याद रखेंगे। आप देख रहे हैं कि जो है यहाँ पे दिया हुआ है, सब लास्ट में मोस्टली 4 दिया है और सामने 2 3 दिया है। यहाँ पे जो युद्ध है निश्चित तौर पे आपको याद होना चाहिए कि जो आपका धर्मत का युद्ध है ये कब की घटना है? 1658 की घटना है। करनाल युद्ध जो है ये 1739 की घटना है, यानी कि जब नादिर शाह ने आक्रमण किया था 1739। और आप ये भी जानते हैं कि जो आपका ये धर्मत तो आपका क्लियर हो गया। बिलग्राम जो है ये हुमायूं और शेर शाह के बीच में हुआ था 1540 ईस्वी में। अब आप देख लीजिए 1540 यानी कि बिलग्राम पहले होगा, यानी कि जिसमें पहले नंबर पे 2 आएगा वो हो जाएगा। और जिसमें सबसे लास्ट में करनाल का युद्ध यानी कि 1739 वाला आएगा वो हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट लास्ट में और 2 पहले स्थान पे। तो निश्चित तौर पे सबसे पहले बिलग्राम का युद्ध, उसके बाद धर्मत का युद्ध, उसके बाद जजाऊ का युद्ध और उसके बाद आपका करनाल का युद्ध हुआ था। जजायु का जो युद्ध है ये मोहम्मद शाह जो पहले शासक बने, उत्तराधिकारी बने हैं, अकबर सॉरी इनके औरंगजेब के जो उत्तराधिकारी हैं उनके बीच हुआ था औरंगजेब की मृत्यु के बाद। तो निश्चित तौर पे आपका क्या हो गया? तीसरे नंबर पे आएगा। तो याद रखेंगे बच्चा लोग, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। ये आपको सीक्वेंस बिल्कुल याद होना चाहिए। ये सारे युद्ध बहुत ही महत्वपूर्ण है और ईयर भी। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। औरंगजेब ने जोधपुर के शासक जनमत सिंह को 1658 ईस्वी में धर्मत के युद्ध में पराजित किया था। धर्मत किस राज्य में स्थित है आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है राजस्थान, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है गुजरात, चौथा है उत्तर प्रदेश। फटाफट बताएंगे बच्चा लोग कौन सा ऑप्शन है जो कि सही हो जाएगा। धर्मत वर्तमान में कौन से राज्य में आपका स्थित है?
निश्चित तौर पे इसका उत्तर आप सभी को पता होना चाहिए, मध्य प्रदेश में है। और मध्य प्रदेश में कौन सी जगह पे? तो उज्जैन के पास या उज्जैन में ही स्थित है ये आपका धर्मत। अगला क्वेश्चन देखिए, मुगल शाहजादा जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था वो कौन सा था? पहला ऑप्शन है मुराद, दूसरा है औरंगजेब, तीसरा है दारा शिकोह और चौथा है सुलेमान शिकोह। फटाफट बताएंगे बच्चा लोग, बिना समय आप लोगों को दिए मैं उत्तर फटाफट बताऊंगी और आप लोगों को उतना ही फास्ट मोड में उत्तर देना है, दिमाग को एक्टिव रखते हुए उत्तर देते रहें। और आप सभी को पता है कि कौन सा है जो कि जगह जगह मदद के लिए भटक रहे थे, वो है दारा शिकोह। निश्चित तौर पे ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, औरंगजेब के किस पुत्र ने विद्रोह करके राजपूतों की सहायता से अपने पिता के विरुद्ध स्थिति उनकी कमज़ोर कर दिया था? यानी कि राजपूतों की मदद से अपने पिता के खिलाफ विद्रोह किया, और वो कौन से हैं आपको ये बताना है। ऑप्शन नंबर है आजम, दूसरा है अकबर, तीसरा है मुअज्जम, चौथा है कामबख्श। और सभी को इसका उत्तर पता है। निश्चित तौर पे औरंगजेब के एकमात्र पुत्र जिन्होंने विद्रोह किया था वो थे अकबर। बाकी पुत्रों की तो हिम्मत ही नहीं हुई, इतने खूंखार और जो है सख्त मिजाज थे औरंगजेब। चलिए बच्चा लोग, अगला क्वेश्चन, किस मुगल सेनापति के साथ शिवाजी ने 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किया था? पहले ही आप लोग पढ़ चुके हैं कि वो कौन से सेनापति थे, आप सभी को पता है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? पहला है दिलेर खां, दूसरा है जय सिंह, तीसरा है जसवंत सिंह, चौथा है शाइस्ता खां। आप सभी को इसका उत्तर पता है कि जय सिंह के साथ ये संधि किया था शिवाजी ने, जिसके तहत उनको अपने 23 किले मुगलों को देने पड़े थे और 4 लाख या कितने का हुंड का इनको इनकम वाला इलाका भी देना पड़ा था। साथ ही इनको मुगलों को मदद करने का वादा भी करना पड़ा था। सब कुछ पढ़ चुके हैं आप लोग। क्वेश्चन है अगला, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? ये भी आपका पढ़ा हुआ है, निश्चित तौर पे गलत नहीं करेंगे। अकबर, औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर। तो आप सभी को इसका उत्तर पता है बच्चा लोग कि किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है। निश्चित ही औरंगजेब को ही शाही दरवेश, जिंदा पीर, ये सारी चीज़ें कही जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, औरंगजेब के काल में कौन सा यूरोपीय यात्री भारत आया था? पहला विलियम हॉकिंस, दूसरा टॉमस रो, तीसरा पीटर मुंडी, चौथा इनमें से कोई नहीं। फटाफट बताएंगे कि कौन सा है जो कि औरंगजेब के शासनकाल में भारत की यात्रा पर आया है। पहला तो होगा नहीं, दूसरा होगा नहीं। हॉकिंस रो ये शाहजहां के काल के नहीं, सॉरी जहांगीर के टाइम पीरियड के हैं, पहले ही पढ़ चुके हैं आप लोग। पीटर मुंडी शाहजहां के टाइम पीरियड के हैं, यानी कि इनमें से कोई भी नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका 4 बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को विजित किया था वो कौन से थे? अहमदनगर और बीजापुर, दूसरा है बीदर और बीजापुर, तीसरा है बीजापुर और गोलकुंडा, चौथा है गोलकुंडा और अहमदनगर। बताएंगे बच्चा लोग, औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को विजित किया था वो राज्य कौन से हैं? निश्चित तौर पे आप सभी को याद होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है कि किन 2 राज्यों को औरंगजेब ने अपने साम्राज्य में फाइनली मिला लिया था, जिनको इसके पहले के शासक मिलाने में असफल रहे थे। तो आप सभी को पता, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। अहमदनगर को तो शाहजहां ने अपने साम्राज्य में मिला लिया था, और बचे हुए बीजापुर और गोलकुंडा जो 2 शक्तिशाली साम्राज्य थे, इनको औरंगजेब ने अपने साम्राज्य में मिला लिया था। अगला क्वेश्चन भी शानदार है, औरंगजेब ने बीजापुर की विजय कब की थी? औरंगजेब ने बीजापुर की विजय कब की थी, आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है 1685, दूसरा है 1686, तीसरा है 1687 और चौथा है 1684। निश्चित तौर पे अगर एग्जैक्ट पता होगा तो बता पाएंगे, अन्यथा सारे ऑप्शन मिलते जुलते हैं तो कन्फ्यूज़न होना लाजमी है। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर आपका 2 सही है। 1686 ईस्वी में इन्होंने बीजापुर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। और अगला क्वेश्चन देखिए, 1687 में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा किले पर अधिकार किया, उस समय गोलकुंडा का शासक कौन था? देखिए 1686 में बीजापुर और 87 में गोलकुंडा मुगल साम्राज्य में आ चुका है। औरंगजेब ने इनको अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया है। अब आपको बताना उस समय शासक कौन है जब 1687 में गोलकुंडा को साम्राज्य में मिलाया गया है। फटाफट बताएंगे बच्चा लोग। अबुल हसन कुतुब शाह, दूसरा है सिकंदर आदिल शाह, तीसरा अली आदिल शाह, चौथा है द्वितीय शाइस्ता खां। बताएंगे बच्चा लोग कौन सा है जो कि सही हो जाएगा। तो आपको याद रखना है, टाइम बिल्कुल भी नहीं देंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही, अबुल हसन कुतुब शाह ही
शासक हैं गोलकुंडा के, जब 1687 में गोलकुंडा को औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? ऑप्शन नंबर पहला है हुमायूं, दूसरा अकबर, तीसरा है जहांगीर और चौथा है औरंगजेब। और ये भी मैं आपको क्वेश्चन पहले की क्लासेस में करा चुकी हूँ, तो निश्चित तौर पे आप सभी को ये याद होना चाहिए और आप सभी का उत्तर सही आए ऐसा मैं उम्मीद करूँगी। तो याद रखेंगे बच्चा लोग, औरंगजेब के टाइम पीरियड में सबसे ज़्यादा हिंदू सेनापति इनके जो है सेना में पाए गए हैं। और अगर ऐसा सबसे ज़्यादा मनसबदार कहें तो भी औरंगजेब ही सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जजिया किसके शासनकाल में पुनः लगाया गया था? कौन से शासक के शासनकाल में जजिया फिर से लगाया गया था? पहला ऑप्शन है अकबर, दूसरा औरंगजेब, तीसरा है जहांगीर, चौथा है हुमायूं। सभी को इसका उत्तर पता है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है और आप सभी को निश्चित तौर पर इसका उत्तर पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है, औरंगजेब ने लगाया था। अगर ईयर याद है तो फटाफट कमेंट कीजिए। मैं ईयर भी आप लोगों को करवा चुकी हूँ कि औरंगजेब ने जजिया कब लगाया था। फटाफट कमेंट करेंगे बच्चा लोग। अगला क्वेश्चन, औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या था? अर्थ क्या था जिहाद का जो कि औरंगजेब के द्वारा चलाया गया था? पहला ऑप्शन है दारुल हर्ब, दूसरा दारुल इस्लाम, तीसरा होली बार, चौथा है जजिया। बताएंगे बच्चा लोग दारुल इस्लाम का क्या मतलब है, सॉरी जिहाद का क्या मतलब है? तो निश्चित तौर पे जिहाद का मतलब यहाँ पे आपका जानते हैं धर्म युद्ध होता है, लेकिन यहाँ पे जो दिया जा रहा है इसका मतलब था कि दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में तब्दील करना, यानी कि ज़्यादातर लोगों को इस्लाम धर्म में शामिल करना। तो दूसरा सही है। और अगर आपको याद आ गया है कि जजिया औरंगजेब ने कब लगाया है, तो निश्चित तौर पे ये आपको याद होना चाहिए कि 1679 की घटना है। 1679 में इन्होंने जजिया कर को फिर से लगा दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, बीवी का मकबरा का निर्माता कौन है? बीवी के मकबरे का निर्माता कौन है? और अगर याद है तो बीवी के मकबरे का और क्या क्या नाम है वो भी बता दीजिए। पहला ऑप्शन है हुमायूं, दूसरा है शाहजहां, तीसरा अकबर द्वितीय और चौथा है औरंगजेब। बताएंगे बच्चा लोग। औरंगजेब की पत्नी का ही तो आपने सुना है नाम है राबिया उद-दौरानी, और उन्होंने अपनी पत्नी के ही खुशी के लिए बनाया था बीबी का मकबरा, जिसको कहा जाता है दक्कन का ताजमहल। इसको दक्कन का ताज भी कहा जाता है और इसको ताज का फूहड़ नकल भी कहा जाता है। ताज का फूहड़ नकल भी कहा जाता है। इसको ताज का उत्तरगामी भी कहा जाता है। ताज का उत्तरगामी भी कहा जाता है, और ये सब याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? लीजिए आपके सामने फिर से आ गया शानदार प्रश्न। पहला है अनारकली का मकबरा, दूसरा एतमादुद्दौला का मकबरा, तीसरा है राबिया उद दौरानी का मकबरा और चौथा है इनमें से कोई नहीं। कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? और आप सभी को इसका उत्तर पता है। ऑप्शन नंबर जो आपका 3 है, ये आपका सही हो जाएगा। अभी हम बात कर रहे हैं राबिया उद दौरानी का मकबरा, जिसको ताजमहल का फूहड़ नकल, दक्कन का ताजमहल, ताजमहल का उत्तरगामी, ऐसी चीज़ों से संबोधित किया जाता है निश्चित तौर पे राबिया उद दौरानी का मकबरा। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चा लोग, निम्नलिखित में से कौन सम्राट औरंगजेब की पुत्री थी? इनमें से कौन सी है जो औरंगजेब की पुत्री थी? पहला ऑप्शन है जहांआरा, दूसरा है रोशनारा, तीसरा है गौहरनारा, चौथा है कि मेहरुन्निसा। बताएंगे बच्चा लोग। यहाँ आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। आप सभी को पता है कि जहांआरा तो होंगी नहीं, ये दारा सिकों को सपोर्ट कर रही थी उत्तराधिकार के युद्ध में। दूसरा भी पता है रोशनारा नहीं होंगी, ये औरंगजेब को सपोर्ट कर रही थी आपके उत्तराधिकार के युद्ध में। तीसरी है गौहरनारा, ये भी नहीं होंगी, ये शाह शुजा को सपोर्ट कर रही थी कि वो राजा बने, उत्तराधिकारी बने, यानी कि शाहजहां के। निश्चित तौर पे मेहरुन्निसा, आप सभी को पता है कि मेहरुन्निसा हालांकि नूरजहां के बचपन का नाम भी है, लेकिन इसी नाम की औरंगजेब की पुत्री भी हैं। चूँकि औरंगजेब की कई पुत्रियां हैं, उसमें से एक है मेहरुन्निसा। चलिए आगे बढ़ेंगे।
और देखेंगे अगला प्रश्न, और ये भी बहुत ही शानदार प्रश्न है। औरंगजेब ने किसको साहिबात उज जमानी की उपाधि प्रदान की थी? पहला है सादुस्ता खां, दूसरा है आमीन खां, तीसरा है जहां आरा, चौथा है रोशन आरा। बताएंगे बच्चा लोग, फटाफट कमेंट कीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आप सभी के लिए। निश्चित तौर पे आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए कि जो ऑप्शन नंबर आपका 3 है ये बिल्कुल सही है। जहां आरा बेगम को ही इन्होंने ये उपाधि दी थी, साहिबा उज जमानी का उपाधि दिया था जब शाहजहां की मृत्यु हो गई, क्योंकि ये शाहजहां की देखभाल कर रही थी अंतिम टाइम में, और उनकी मृत्यु के बाद जब ये वापस साम्राज्य में राजकाज में आई तब इनको ये उपाधि औरंगजेब ने दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चा लोग, संत रामदास को किसके शासनकाल से संबंधित किया जाता है? संत रामदास किसके शासनकाल से जुड़े हैं? अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। निश्चित तौर पे क्वेश्चन करवा चुकी हूँ आप लोगों को डिटेल क्लास में, और आप सभी को पता है क्वेश्चन में भी करवा चुकी हूँ कि ये अकबर है, रामदास, अमरदास, इन सब लोगों को इन्होंने क्या किया है? ज़मीनें, गांव दान में दी हैं। पहला ऑप्शन आपका सही था। दूसरा देखिए, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने किया? ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप सभी के लिए। पहला ऑप्शन है अकबर, दूसरा है जहांगीर, तीसरा है शाहजहां और चौथा है औरंगजेब। बताएंगे बच्चा लोग, कौन से हैं जिन्होंने दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किया है? इसका उत्तर आप सभी को पता होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। निश्चित तौर पे आपके ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। औरंगजेब ने मोती मस्जिद का निर्माण किया है दिल्ली के लाल किले में। लेकिन अगर आगरा का लाल किला का पूछ लेता कि आगरा के लाल किले के मोती मस्जिद का निर्माण किसने किया है, तब हो जाता शाहजहां। चलिए बच्चा लोग, हम लोग फटाफट अगला क्वेश्चन देखेंगे। मुगल प्रशासन के दौरान जिले को किस नाम से जाना जाता था? मुगल साम्राज्य में जिले को किस नाम से जानते थे? पहला है आहर, दूसरा है विश्यास, तीसरा है सूबा, चौथा है सरकार। बताएंगे बच्चा लोग, किस नाम से जाना जाता था जिले को मुगल साम्राज्य में? निश्चित तौर पे आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए। बहुत ही शानदार प्रश्न है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है, सरकार कहा जाता था। सूबा प्रांत को कहा जाता था, ये भी याद रखिएगा, क्वेश्चन आया हुआ है। सरकार मतलब क्या हो गया? जिला हो गया, डिस्ट्रिक्ट। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। मुगल काल में सेना का प्रधान कौन था? ये क्वेश्चन भी हो चुका है, तो निश्चित तौर पे रिपीटेड है, रिवीजन है, फटाफट बताएंगे। मुगल काल में सेना का प्रधान कौन होता था? पहला ऑप्शन है सहना एपील, दूसरा है मीर बख्शी, तीसरा है वजीर और चौथा है सवाहेनिगा। अब बताएंगे बच्चा लोग, कौन है जो मुगल काल में सेना का प्रधान है? निश्चित तौर पे आप सभी को पढ़ा चुकी हूँ, मीर बख्शी ही सेना का प्रधान है मुगल काल में। अगला क्वेश्चन देखिए, मुगल शासन में मीर बख्शी का कर्तव्य क्या था? कंफ्यूज ना होइएगा। पहला ऑप्शन है किसानों से टैक्स वसूल करना, दूसरा है आय व्यय का लेखा रखना, तीसरा है न्याय देना, चौथा है भू राजस्व अधिकारियों का पर्यवेक्षण करना। बताएंगे बच्चा लोग, मीर बख्शी का काम, और अभी आपने देखा कि सेना का प्रमुख होता है, सेना के साथ साथ और कौन सा काम देखता था ये मुगल काल में, ये आपको बताना है। निश्चित तौर पे याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही, भू राजस्व अधिकारियों का पर्यवेक्षण भी करता था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया था? पहला है बर्नियर, दूसरा है करेरी, तीसरा है मनुची, चौथा है ट्रिवेनियर। फटाफट बताएंगे बच्चा लोग। अगर याद है तो आप सभी को पता होगा कि मुगल सेना में चिकित्सक किसे नियुक्त किया गया था। इसमें से 2 लोग हैं जो चिकित्सक हैं, एक तो है बर्नियर, दूसरे हैं मनुची। ट्रिवेनियर तो जौहरी थे, याद होगा आप लोगों को, और ये दोनों लोग ज़्यादातर शाहजहाँ के काल से जुड़े हैं। और यहाँ पे हालांकि काल तो पूछ नहीं रहा है, मनुची भी कहाँ के हैं? इटली के हैं, और ये चिकित्सक थे। इन्हीं को मुगल सेना में चिकित्सक के रूप में शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग बच्चा, निम्नलिखित में से अहदी घुड़सवार सिपाही थे। अहदी घुड़सवार सिपाही कौन थे? पहला है जिन्होंने अपनी सेवाएं एकांकी प्रदान की, दूसरा है जिन्होंने सरदार के साथ अपने को संलग्न नहीं किया, तीसरा है सम्राट की ही जिनका आसन जनरल यानी कि कर्नल था, और चौथा है कि उपयुक्त सभी बातें सही हैं।
बताएंगे बच्चा लोग, फटाफट कमेंट करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये आईएएस का क्वेश्चन है, निश्चित तौर पे इम्पॉर्टेंट तो होना ही है। और आप सभी को इसका जो है उत्तर पता होना चाहिए कि सारी बातें सही हैं। ऐसे जिन्होंने अपनी सेवाएं एकांकी प्रदान की, यानी कि जो और किसी के साथ नहीं होते, जिनके सरदार जो है कोई नहीं होता, यानी कि किसी भी सरदार के अधीन नहीं होते, ये स्वतंत्र होते। चूँकि इनका जो मेन है वो कौन है, कर्नल सम्राट है। सम्राट इनका मेन मालिक है, एकांकी हैं ये, किसी सरदार के अधीन नहीं होते। सारी बातें बिल्कुल सही हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आहदी सेना कहिए या शाही सेना कहिए, दोनों बातें एक ही होती हैं। मुगल प्रशासन में मुहतसिब कौन था, ये क्वेश्चन भी करवा चुकी हूँ, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। निश्चित तौर पे कई आयोग के उत्तर कुंजी में आपको ये देखने को मिलेगा, तो आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए बच्चा लोग कि मुगल शासन में मुहतसिब कौन सा अधिकारी होता था। निश्चित तौर पे लोक आचरण का अधिकारी होता था मुहतसिब मुगल साम्राज्य में। ये आपके लिए ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। औरंगजेब के टाइम पीरियड में ऐसे अधिकारियों की नियुक्ति देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन, मध्यकालीन भारत में मनसबदारी प्रथा खास तौर पर इसलिए चालू की गई थी ताकि मनसबदारी प्रथा मुगल काल में क्यों चालू किया गया था, क्या रीज़न था। पहला ऑप्शन है सेना में भर्ती की जा सके, दूसरा राजस्व संग्रह में सुविधा हो, तीसरा धार्मिक सामंजस्य सुनिश्चित हो, चौथा है साफ सुथरा प्रशासन लागू हो सके। बताएंगे बच्चा लोग क्या रीज़न था मनसबदारी व्यवस्था लाने का मुगल साम्राज्य में। बहुत ही शानदार और इम्पॉर्टेंट प्रश्न, आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए। कॉमन सेंस का है और आईएएस का है, निश्चित तौर पे बेहतरीन होगा। साफ सुथरा प्रशासन लागू हो सके इसके लिए, क्योंकि धार्मिक से इसका कोई लेना देना नहीं, राजस्व से इनका कोई लेना देना नहीं, सेना में भर्ती ऐसी कोई बात नहीं। हालांकि ये लोग सेना में अपना मदद करते थे, लेकिन सबसे मेन चीज़ क्या है, साफ़ सुथरा प्रशासन लागू होना और प्रशासन अच्छे से सुचारू रूप से चल सके। देखिए अगला क्वेश्चन भी बहुत ही बेहतरीन है। निम्नलिखित बातों में से कौन सा मुगल मनसबदारी व्यवस्था के विषय में सत्य नहीं है, कौन सा सत्य नहीं है ये बताना बच्चा लोग। पहला, इनमें, अच्छा यहाँ पे 33 हो गया, यहाँ पे 3 होना चाहिए। इनमें 3 वर्ग थे, क्या ये बात सही है। दूसरा, इन्हें मशरूत अथवा सशर्त पद प्राप्त होते थे। तीसरा, उनका सवार पद जात पद से अधिक हो सकता था। चौथा, समस्त कार्यकारी एवं सैन्य अधिकारियों को मनसब प्रदान किए जाते थे। कौन सा सत्य नहीं है आपको ये बताना है। और पहले भी मैं मनसबदारों को सॉल्व करा चुकी हूँ, तो उम्मीद करेंगे कि आपको याद होगा। ये सारे पॉइंट्स मैं डिस्कस कर चुकी हूँ कि इनकी 3 वर्ग होते हैं, ये बिल्कुल सही है। और इन्हें मशरूत अथवा सशर्त पद प्रदान किया जाता है, ये भी सही है। और समस्त कार्यकारी एवं सैनिक अधिकारियों को मनसब प्रदान किए जाते थे, ये भी सही है। लेकिन सवार पद कभी भी जात पद से अधिक नहीं हो सकता, यानी कि पोस्ट से ज़्यादा घोड़े और सैनिक कोई नहीं रख सकता। पोस्ट से कम हमेशा सेना और वेतन, मतलब वेतन से कम हमेशा सेना ये लोग रखते हैं, यानी कि जितना हैसियत है उससे कम सेना रखेंगे। ये नहीं कि पोस्ट छोटा है और सेना आपके पास ज़्यादा है, ऐसा नहीं हो सकता। सवार में सेना या घोड़े, जात में होता है पद, पोस्ट या पैसा कितना मिलता है, वेतन कितना मिलता है, तो ये गलत हो गया। जात हमेशा ज़्यादा होगा, जात और सवार बराबर हो सकते हैं, जात सवार से ज़्यादा हो सकता है, लेकिन सवार जात से ज़्यादा कभी नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन, मुगल भारत के संदर्भ में जागीरदार और जमींदार के बीच क्या अंतर है। आइए इसका क्वेश्चन है बच्चा लोग, सावधानी से पढ़ेंगे और फिर उत्तर देंगे कि मुगल काल में जागीरदार और जमींदार के बीच अंतर बताना है आपको। पहला ऑप्शन है, जागीरदारों के पास न्यायिक और पुलिस दायित्व एवं के एवज में भूमि आवंटन का अधिकार होता था, जबकि जमींदारों के पास राजस्व अधिकार होते थे तथा उन पर राजस्व उगाही को छोड़कर अन्य कोई उत्तरदायित्व पूरा करने की बाध्यता नहीं होती थी। और दूसरा है, जागीरदारों को किए गए भूमि आवंटन वंशानुगत होते थे और जमींदारों के राजस्व अधिकार वंशानुगत नहीं होते थे। आप पहला कह रहा केवल पहला, दूसरा केवल दूसरा, सी में है दोनों और डी में है कि कोई नहीं। बताएंगे बच्चा लोग कौन सी बातें हैं जो कि आपका सही हो जाएगा, और आपको बताना है, फटाफट कमेंट करेंगे कि कौन सा है जो कि आपका सही हो जाएगा।
तो याद रखेंगे यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका है, यानी कि कोई भी बात सही नहीं है। क्योंकि जो पहला स्टेटमेंट है कह रहा है कि जागीरदारों के पास न्यायिक और पुलिस दायित्व के एवज में, नहीं, यहाँ पे इनके पास पुलिस और प्रशासन होता था, न्यायिक नहीं होता था। पुलिस होता था और प्रशासन होता था, प्रशासन का उत्तरदायित्व होता था। इसलिए गलत हो गया आपका पहला स्टेटमेंट, गलत हो गया। और दूसरा क्यों गलत हो गया? क्योंकि जागीरदारों को जो भूमि आवंटित किया जाता था ये वंशानुगत नहीं होते थे, इसलिए गलत हो गया। बल्कि जब तक ये पोस्ट पे रहते थे तब तक इनके पास रहता था, उसके बाद ये इनसे ले लिया जाता था। इसलिए दोनों बातें बिल्कुल गलत हो गई हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मुगल कालीन भारत में राज्य की आय का मुख्य स्रोत क्या था? मुगल काल में राज्य की आय का मुख्य स्रोत क्या था? कॉमन सेंस का प्रश्न है बच्चा लोग, और आप लोग गलत बिल्कुल भी नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया है। पहला है लूट, दूसरा है राजपद संपत्ति, तीसरा है भू राजस्व और चौथा है कर। बताएंगे बच्चा लोग, फटाफट कमेंट करेंगे, बिल्कुल बिना समय गंवाए आप लोगों को उत्तर दे देना है। निश्चित तौर पे भू राजस्व, क्योंकि कृषि प्रधान देश थे हम, कृषि प्रधान देश में कृषि से ही तो सबसे ज़्यादा इनकम हो रहा है। प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल, हमेशा से। अब धीरे धीरे करके जीडीपी में कृषि का हिस्सा घट रहा है, लेकिन पहले के टाइम पीरियड में सब कुछ कृषि पर ही निर्भर होता था। चलिए बच्चा लोग, अगला क्वेश्चन, मुगल सम्राट जिसने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगा दिया था वो कौन से शासक है जिनका टाइम आते आते तंबाकू का प्रचलन इतना ज़्यादा बढ़ गया कि उनको अपने साम्राज्य में तंबाकू पर निषेध लगाना पड़ा था? ऑप्शन नंबर बताएंगे, पहला है अकबर, दूसरा है बाबर, तीसरा है जहांगीर, चौथा है औरंगजेब। और आप सभी को इसका उत्तर पता है, नो डाउट, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। जहांगीर ने ही तंबाकू पर बैन लगाया था। मैक्सिमम बच्चे जो नहीं पढ़े वो कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि ये खुद ही इतना ज़्यादा ड्रिंक करते थे तो ये नशीले पदार्थों को रोक लगाएंगे, ऐसा लोग सोच नहीं पाते हैं, लेकिन ये सही है, इन्होंने तंबाकू की बिक्री पर रोक लगाया था। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चा लोग, प्रशासनिक शब्दावली में माल किसका प्रतिनिधित्व करता है? प्रशासनिक शब्दावली में माल का क्या तात्पर्य है? पहला है भू राजस्व, दूसरा है वेतन, तीसरा है भक्तों, चौथा है कोई नहीं। बताएंगे बच्चा लोग, फटाफट कमेंट करेंगे, सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? माल का तात्पर्य प्रशासनिक शब्दों में होता है भू राजस्व। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है। चलिए बच्चा लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, मुगल प्रशासन में मदद ए मास किसको इंगित करता है? मदद ए मास का क्या तात्पर्य है मुगल साम्राज्य में? पहला है चुंगी कर, दूसरा है विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदान भूमि, तीसरा है सैन्य अधिकारियों को दी जाने वाली पेंशन, चौथा है बुआई कर। फटाफट बताएंगे बच्चा लोग, मुगल प्रशासन में मदद ए मास किसको इंगित करता है? निश्चित तौर पे आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए कि विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त भूमि, मदद लगी रहा है, मदद यानी कि मदद किया जा रहा है, यानी कि ऐसी भूमि जिससे इनको लगान नहीं देना, जिससे जो टैक्स फ्री है, कर मुक्त है, इसी को क्या कहा गया है? मदद ए मास। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चा लोग, ये आप लोग कर चुके हैं, इसका उत्तर आप सभी का बिल्कुल 100% सही आना चाहिए कि चकला क्या है? चकला किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में आया हुआ है निश्चित तौर पे, और मैं करवा चुकी हूँ। आप सभी को पता है क्या? पहला है परगना के समानार्थी, दूसरा सरकार के समानार्थी, तीसरा सूबा और परगना के बीच की क्षेत्रीय इकाई, लेकिन सरकार के समानार्थी नहीं, और चौथा उपयुक्त में से जो है कोई सही नहीं है। तो आप सभी को पता है ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चा लोग, कथन और कारण का आ गया है। मुगल काल में मनसबदारी प्रथा विद्यमान थी, कारण है मनसबदारों का चयन योग्यता के आधार पर किया जाता था। बताएंगे बच्चा लोग कौन सी बातें हैं जो कि सही है? क्या मुगल काल में मनसबदारी प्रथा विद्यमान थी? क्या उनका चयन योग्यता के आधार पर होता था? निश्चित तौर पे आप सभी को इसका उत्तर पता होगा। कथन कारण दोनों सही है, व्याख्या भी, कथन कारण दोनों सही है, लेकिन व्याख्या नहीं, कथन सही है, कारण गलत है, और कथन गलत है, कारण सही है। तो निश्चित ही आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए, कथन और कारण दोनों सही है, और कारण कथन की व्याख्या भी कर रहा है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बच्चा लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, और ये भी कथन कारण का है। कथन है, अकबर ने शेरशाह की तरह राज्य के सिक्के के प्रचलन को नियमित करने का प्रयास किया। दूसरा है, शेरशाह की मुद्रा पद्धति के समान अकबर के समय का नाम रखा प्रमुख सिक्का दाम था।
बताएंगे बच्चा लोग, क्या अकबर ने शेरशाह की तरह राज्य के सिक्के के प्रचलन को नियमित करने का प्रयास किया था? क्या शेरशाह की जो मुद्रा पद्धति के समान ही अकबर के समय में भी मुद्रा का जो मतलब रखा गया था व्यवस्था? पहला है कथन कारण दोनों सही है और व्याख्या भी। दूसरा है कथन कारण दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं। तीसरा है कथन सही है कारण गलत है और चौथा है कथन गलत है कारण सही है। बताएंगे बच्चा लोग कौन सी बातें हैं जो कि सही हो जाएंगी। निश्चित तौर पे दोनों बातें बिल्कुल करेक्ट हैं। अकबर ने शेरशाह की तरह ही राज्य के सिक्के के प्रचलन को नियमित करने का प्रयास किया, क्योंकि शेरशाह की मुद्रा पद्धति के समान अकबर ने भी अपने समय में मुद्रा पद्धति को लागू किया था। तो निश्चित तौर पे दोनों बातें सही हैं और व्याख्या भी सही है। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित राजा में से किसने राम सीता की आकृति और राम सीता देवनागरी लेख से युक्त कुछ सिक्के चलाए थे? यानी कि कौन से राजा हैं जिनके सिक्के पे राम सीता की आकृति बनी है और देवनागरी में जो है लिपि में लिखा हुआ है राम सीता? कौन है? भोज हैं, सिद्धराज जयसिंह हैं, जैनुलाब्दीन हैं, अकबर हैं। आप सभी को ये कई बार डिस्कशन कर चुकी हूँ कि किसके सिक्के पे लक्ष्मी की आकृति थी, किसके सिक्के पे संस्कृत के श्लोक थे, किसके सिक्के पे राम सीता की आकृति थी। तो नो डाउट ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट है, अकबर के सिक्के पर। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चा लोग, मुगल शासन में तांबे का सिक्का क्या कहलाता था? मुगल शासन में तांबे के सिक्के को क्या कहते थे? पहला है रुपया, दूसरा है दाम, तीसरा है टका, चौथा है शमसी। निश्चित तौर पे इसका उत्तर भी आप सभी को पता होना चाहिए। बेहद आसान लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, आप सभी को इसका उत्तर पता होगा। टका तो होगा नहीं, टका चांदी का से जो है ये किसने चलाया था? इल्तुतमिश ने। रुपया भी चांदी का है जो कि शेरशाह ने चलाया है। यहाँ तांबे की बात हो रही है तो दाम है तांबे का सिक्का, जो कि मुगल काल का तांबे का सिक्का है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस शासक ने शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलाया था? और ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा शानदार है। ये नेट के क्वेश्चन मतलब एग्ज़ाम में भी आया हुआ था कि किसने चलाया था शाहरुख नामक चांदी का सिक्का। और एक बार तो ये पूछ लिया था कि शाहरुख नामक सिक्का किस धातु का बना था? अकबर, बाबर, हुमायूं या शाहजहां? बताएंगे बच्चा लोग, बहुत ही बढ़िया है। कौन सा शाहरुख नामक सिक्का किसने चलाया था? याद रखेंगे ऑप्शन नंबर आपका 2 बिल्कुल सही है, बाबर ने शाहरुख नामक सिक्का चलाया था। ये चीज़ आपको याद होना चाहिए, साथ ही वो चांदी का था, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन भी देखिए बच्चा लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ क्या था? मध्यकाल में बटाई शब्द का क्या मतलब था? पहला है धार्मिक कर, दूसरा है लगान निर्धारण का तरीका, तीसरा है धन कर, चौथा है संपत्ति कर। बताएंगे बच्चा लोग, मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ किससे जुड़ा हुआ है? निश्चित तौर पे बटाई का क्या तात्पर्य है? लगान निर्धारण का तरीका है बटाई। चलिए बच्चा लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। अकबर के शासनकाल में दक्कन में निम्न पद्धतियों में से कौन सा भू राजस्व वसूली का प्रचलित आधार था? इसमें आप लोग कंफ्यूज होंगे, बहुत ही शानदार प्रश्न है, आईएएस में आया हुआ था। पूछ रहा है कि अकबर के शासनकाल में जो दक्कन का इलाका है, दक्कन मतलब कर्नाटक, महाराष्ट्र, इन सब क्षेत्रों में कौन सी पद्धति से वसूला जाता था भू राजस्व? अब आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार प्रश्न है ये। पहला है कंकुट, दूसरा है हल की संख्या, तीसरा है जब्त, चौथा है गल्ला बख्शी। बताएंगे बच्चा लोग, फटाफट कमेंट करेंगे। ये आपके लिए नया क्वेश्चन होगा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। बाकी अकबर के साम्राज्य में जब्त प्रथा, जब्ती प्रणाली, दहसाला प्रणाली का उपयोग किया जाता था, लेकिन दक्कन की बात कर रहा है ना, तो दक्कन में ये सब नहीं है, बल्कि क्या है, हल की संख्या को देख करके राजस्व का निर्धारण किया जाता था। ऐसी स्थिति दक्कन में है जो कि बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन ये अकबर के साम्राज्य का बहुत ही दक्षिणी हिस्सा था जहाँ पर अकबर का ज़्यादा ध्यान नहीं था, इसलिए यहाँ पर इस तरह की बेहतरीन प्रणाली का उपयोग ना करके सीधे हल की संख्या के आधार पे भू राजस्व का निर्धारण किया जाता था। अगला क्वेश्चन भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और नया भी हो सकता है। निम्नलिखित में से किस मुगलकालीन नहर का निर्माण फिरोज शाह की रज्जवाह को पुनर्जीवित करके किया गया था? पहला है शेखनूनी, दूसरा है सहाब नहर, तीसरा है नहर ए बिहिश्त, चौथा है नहर आगरा।
बताएंगे बच्चा लोग फिरोज शाह तुगलक का बनवाया हुआ जो नहर है रज्जब वाह, इसको पुनर्जीवित करके कौन से नहर का निर्माण किया गया था। याद रखेंगे, ये भी आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आपका ऑप्शन नंबर जो 2 है, सहाब नहर का ही पुनर्जीवित करके किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, मुगल चित्रकला के विषय में कौन सा कथन सत्य है। पहला है युद्ध चित्र दृश्य, दूसरा है पशु पक्षी और प्राकृतिक दृश्य, तीसरा है दरबारी चित्र, चौथा उपयुक्त सभी। कौन कौन सी चीज़ें मुगल कालीन चित्रकला का विषय वस्तु था, आपको ये बताना है। आपके सामने है 4 ऑप्शन, कौन सा है सही ये भी आप सभी को पता है कि ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। सभी दृश्यों का अंकन चित्रकला में किया जाता था मुगल काल में। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चा लोग, चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किया गया था। चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किसने किया। अकबर, हुमायूं, जहांगीर या शाहजहां। याद रखेंगे, बहुत ही शानदार है। आर्ट एंड कल्चर में मैं हालांकि इसको पढ़ाई हूँ, फिर भी आप सभी को इसका उत्तर पता हो कि जो मुगल कालीन चित्रकला की शुरुआत हुई वो हुमायूं के समय में हुई। चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ हुमायूं के समय में हुआ, अकबर के समय में बहुत आगे बढ़ा, और जहांगीर के समय में कुछ ऐसे राइटर हैं जो कहते हैं कि मुगल कालीन चित्रकला की जो शैली है वो क्या हो गई है, उसकी आत्मा विलुप्त हो गई, क्योंकि जहांगीर के चित्रकला पे विभिन्न शैलियों का सम्मिश्रण देखने को मिला था, प्रभाव देखने को मिला था। फिलहाल इस क्वेश्चन का उत्तर हुमायूं है, ये याद रखिएगा। चलिए बच्चा लोग, फटाफट क्लास ख़त्म करने वाले हैं हम लोग, बस आपके 2 क्वेश्चन और बचे हैं। किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए थे। किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाना बनवाया था। पहला है हुमायूं, दूसरा है अकबर, तीसरा है जहांगीर और चौथा है शाहजहां। इसका उत्तर मैं नहीं बता रही हूँ, इसका उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है, और अगर याद है तो अभी बता दीजिए। देखते हैं आप लोगों को याद है या नहीं कि किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाना बनवाया था। चलिए देखते हैं बच्चा लोग, आज का 49 नंबर का प्रश्न, चित्रकला की मुगल कलम भारतीय लघु चित्रकला की रीढ़ है। निम्नलिखित में से किस कलम पर मुगल चित्रकला का प्रभाव नहीं पड़ा। पहला है पहाड़ी, दूसरा है राजस्थानी, तीसरा है कांगड़ा, चौथा है कालीघाट। बताएंगे बच्चा लोग, कौन से चित्रकला पर मुगल की चित्रकला का प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। याद रखेंगे, आपका कालीघाट जो है इस पर नहीं है, जो कि ये कहाँ का है, ये आपके कलकत्ता यानी कि पश्चिम बंगाल का है। पहाड़ी पे है, राजस्थानी पे है और कांगड़ा पर भी है, लेकिन चौथा ऑप्शन आपका सही नहीं है। आज का लास्ट प्रश्न है, दस्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था। दस्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था, बच्चा लोग बताएंगे। पहला अबू समद, दूसरा है मंसूर, तीसरा है मीर सैयद अली, चौथा है अबुल हसन। निश्चित तौर पे आप सभी को पता होना चाहिए, दस्तान ए अमीर हमजा चित्रों का एक किताब है, एक संग्रह है, जिसका जो चित्रांकन है वो किसने किया है, अबू समद ने किया है। अकबर के टाइम पीरियड में इसका बहुत बड़े पैमाने पे क्या किया गया है, चित्रकारी किया गया है। दस्तान ए अमीर हमजा अबू समद ने किया है। उम्मीद है बच्चा लोग, मुगल काल के ये सारे प्रश्न आप लोगों को कल के मतलब करके बहुत अच्छा लगा होगा, और आपको कुछ नई चीज़ें जानने को मिली होंगी, और बहुत सारी पढ़ी हुई चीज़ें रिवाइज हो गई होंगी। ये क्लासेस आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप कहीं भी रहें, कुछ भी करते रहें, अगर आप उत्तर नहीं भी दे रहे हैं तो भी आप लोग क्लास को ज़रूर सुन लिया करें। थोड़े से समय में आपके बहुत सारे प्रश्न सॉल्व किए जाते हैं, जिसमें आपको न्यू बातें भी जानने को मिलती हैं, और पुरानी बातें जो है वो रिविज़न हो जाती हैं। पढ़ना ही ज़रूरी नहीं है बच्चा लोग, रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। नई चीज़ें पढ़ते रहिए, लेकिन पुरानी को भी भूलना नहीं है, अन्यथा नया पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपका बेकार जाएगा पहले का मेहनत, तो पहले की मेहनत बरकरार रहे और नई मेहनत भी जारी रहे। इसलिए हर रोज़ नया सीखिए और पुराने को रिविज़न कीजिए। इसी तरह हम लोग हर रोज़ बेहतरीन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। आज हम लोगों ने क्लास को बहुत फास्ट कवर किया है, 50 प्रश्न को हम लोगों ने बहुत जल्दी ख़त्म कर लिया। ऐसे ही हम लोग बेहतरीन प्रश्नों को सॉल्व करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।